स्तर पर एक आत्मनिर्भर देश के रूप में उभरे, एक विकसित देश के रूप में उभरे। और जो हमारा संकल्प है, प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन और एक संकल्प रहा है कि अमृत काल से शताब्दी काल के इस सफर में 25 वर्ष 2022 से 2047 तक इस सफर में भारत एक विश्व गुरु के रूप में उभर पाए। इन तीनों संकल्पों को क्रियान्वयन करने के लिए, इन तीनों संकल्पों को साकार करने के लिए हमारे दोनों मंत्रालयों ने एक 100 दिन की अवधि के लक्ष्य निर्धारित किए थे। 100 दिन के साथ साथ 1 साल की अवधि के लक्ष्य निर्धारित किए हैं और आज वही रिपोर्ट कार्ड आपके समक्ष रखने की हमारी एक प्रयास है। शुरुआत हम करेंगे दूरसंचार मंत्रालय से, और ये एक ऐसा मंत्रालय है जो आज देश के 140 करोड़ वासियों के जिंदगी के साथ पूर्ण रूप से एक संकल्पित मंत्रालय होने के नाते जिंदगी सुलभ बनाने की समस्त कोशिश इस मंत्रालय के द्वारा की गई। पिछले 10 वर्षों में जहां देश के अंदर 90 करोड़ मोबाइल के कनेक्शन होते थे, आज करीब करीब 117 करोड़ मोबाइल के कनेक्शन बन चुके हैं। भारत एक अग्रसर टेलीकॉम मार्केट के रूप में विश्व पटल पर उभर चुका है और उसी के साथ साथ जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी थी, करीब करीब 25 करोड़ की इंटरनेट कनेक्टिविटी 25 करोड़ लोगों से बढ़कर आज करीब 95 करोड़ लोगों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट कनेक्टिविटी का ही एक सबसेक्शन ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी होती है और ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी की समीक्षा 2 GB की अवधि से ज्यादा जो उपलब्ध केवल 6 करोड़ लोगों तक सीमित थी, आज वही संख्या 6 करोड़ से बढ़कर करीब करीब 94 करोड़ लोगों तक पहुंच चुकी है। तो आज जो अवसरों की कमी होती थी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच में, लोगों के बीच में, उस अवसरों की कमी दूरसंचार के द्वारा और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के द्वारा उसे एक एक देश के वासी तक पहुंचाने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में करके दिखाया है। जहां एक तरफ कनेक्टिविटी बढ़ी है, वहीं अगर उस कनेक्टिविटी को, अंग्रेजी में शब्द है यूबिक्विटस, मतलब एक एक व्यक्ति तक साझा किया जाए, तो उस कनेक्टिविटी की दरों पर भी अंकुश लगाना जरूरी है। और मुझे खुशी है आपको कहते हुए कि प्रधानमंत्री जी की जो सोच और विचारधारा है, कनेक्टिविटी फॉर ऑल, एक्सेसिबिलिटी टू ऑल एंड अफोर्डेबिलिटी टू ऑल, उसके दौरान तो केवल करीब करीब मोबाइल कनेक्टिविटी की दर 51 पैसे प्रति मिनट होती थी 2014 में। आज वह घटकर करीब करीब 3.5 पैसे प्रति मिनट हो चुकी है।
तो 94% गिरावट आई है वॉइस कॉल्स के दरों में। और वही एक स्थिति हमें इंटरनेट के दरों में भी देखने को मिली है, जहां 1 GB की कनेक्टिविटी का दर करीब 287 रुपए 1 GB के लिए होता था, आज वही घटकर करीब करीब 8 रुपए 75 पैसे प्रति जीबी हो चुका है। मतलब 95% की गिरावट इंटरनेट की कनेक्टिविटी की रेट में आई। तो एक तरफ पेनिट्रेशन और प्रोलिफरेशन की बढ़ोतरी और वहीं दूसरे तरफ दरों में गिरावट। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार उनके संकल्पों को के आधार पर इस स्थिति को संभव कराया है। इसी के साथ साथ जो 100 दिन की अवधि के लक्ष्य की पूर्ति की हम बात करें, दूरसंचार विभाग के 4 मुख्य लक्ष्य हैं। वे लक्ष्य हैं समावेशित, विकसित, त्वरित और सुरक्षित सेवा। समावेशित सेवा, विकसित सेवा, त्वरित सेवा और सुरक्षित सेवा। और अगर इन 4 खंभों पर आधारित हमारी नीतियां, हमारे कार्यक्रम की समीक्षा अगर आप करें, तो अगर पहले खंभ को ले, जहां समावेशित की हम बात करें, हमने ये लक्ष्य निर्धारित किया था कि तीसरी टर्म में प्रधानमंत्री जी ने हम सबको कहा है कि 3 गुना ज्यादा मेहनत होनी चाहिए, 3 गुना ज्यादा शक्ति का उपयोग होना चाहिए और 3 गुना ज्यादा रिजल्ट होना चाहिए। तो तीसरी टर्म में हमने लक्ष्य बनाया था कि 100% सैचुरेशन हमें देश में संभव कराना है। और मुझे खुशी है आपको रिपोर्ट करते हुए कि 100 दिनों में 15 सितंबर तक 7,258 नए मोबाइल के टावर्स हमने देश के कोने कोने में लगाए हैं, जिसके आधार पर 9,560 गांव में आज मोबाइल की कनेक्टिविटी का संचार हो चुका है। ये केवल 100 दिन की बात मैं कर रहा हूं। टोटल टावर्स की जरूरत आज देश में 100% सैचुरेशन के वातावरण को तय करने के लिए हमें केवल करीब 27,648 टावर्स की जरूरत है। उसमें से 100 दिनों में ही 7,258 टावर्स को हमने इरेक्ट और कमीशन कर लिया है। टोटल गांव जो बचते हैं करीब 6.5 लाख में से देश में 36,721 गांव, जहां दूरसंचार की सेवा की आज भी जरूरत है, और ये वाइब्रेंट विलेजेस को इंक्लूड करते हुए, और उनमें से 100 दिनों में 9,560 गांव में आज पूर्ण रूप से दूरसंचार की सेवा सुलभ हो चुकी है। कहने का तात्पर्य यह है कि 100 दिनों में 27% इस कार्य की पूर्णता विभाग के द्वारा तय की गई है, जिसमें सारे टीएसपीज, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, बीएसएनएल हो, रिलायंस जियो हो, एयरटेल हो, इन सभी को समेत लेते हुए इस लक्ष्य की पूर्ति हुई। हमारा दूसरा मुद्दा इस खंबे के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य था कि भारत में
4G स्टैक BSNL का जो रोल आउट होगा, भारतीय टेक्नोलॉजी के आधार पर होगा। विदेशी टेक्नोलॉजी का समावेश करते करते आज भारत को भी एक टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट प्रोड्यूसर के रूप में उभारने की हमारी क्षमता और हमारा संकल्प होना चाहिए। ये प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा थी। और आज भारत उन 6 देशों में आज भारत का समावेश हुआ है जो विश्व में अपने 4G टेक्नोलॉजी को स्थापित कर पाए। भारत 6वां देश बन चुका है विश्व में जिसने अपना स्वतः 4G स्टैक का उत्पादन और प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड बना लिया है। इस 4G स्टैक में सारे भारतीय कंपनी, BSNL का टेलीकॉम नेटवर्क, तेजस नेटवर्क, रैंडम एक्सेस नेटवर्क के सिस्टम्स, टावर्स बना रहे हैं। C.DOT ने हमारा कोर टेक्नोलॉजी बनाया है और TCS हमारा सिस्टम इंटीग्रेटर है। तो चारों अंग एक ही धुन में साथ में मिलकर कार्य कर रहे हैं और इनका लक्ष्य है 1 टीम, 1 गोल, 1 विजन एंड 1 रिजल्ट। अगले साल के मध्य तक 1 लाख टावर 4G के भारतीय टेक्नोलॉजी के आधार पर पूरे देश में सेटअप किए जाएंगे, जिसमें से 36,574 टावर्स के इंस्टॉलेशन आज के दिनांक तक हो चुके हैं, जिसमें से 28,608 साइट्स कंप्लीट हो चुके। ये लक्ष्य की पूर्ति, जैसे मैंने कहा, अगले साल के मध्य तक हो जाएगी। 5G की रोल आउट की बात हम करें, जो तीसरा मुद्दा है इसी खंड के अंतर्गत, देश में सबसे तीव्र गति की 5G रोल आउट पूरे विश्व में आज भारत में हो चुकी है। करीब करीब 4.5 लाख BTS बेस ट्रांससीवर स्टेशंस हमारे देश में आज लग चुके हैं और 97% हमारे शहर कवर हो चुके हैं और 80% आबादी हमारी देश की कवर हो चुकी है 5G रोल आउट के आधार पर। तो ये 3 स्तंभ, 100% सैचुरेशन, BSNL की 4G रोल आउट और 5G का रोल आउट, ये 3 स्तंभ हमारे समावेशित स्तंभ के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसी के साथ हमारा दूसरा खंड विकसित सेवा, इसके अंतर्गत 6 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है हमारा 6G एक्सेलरेटेड रिसर्च असिस्टेंस, जहां 4G की हमारी स्वतः की टेक्नोलॉजी बन चुकी है, 5G का सबसे फास्टेस्ट रोल आउट हो चुका है। वहीं प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने करकमलों से मार्च 2023 में भारत 6G विजन का लॉन्च किया था और इसके अंतर्गत नवाचार और अनुसंधान की 2 प्रमुख संकल्पों को हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। DOT ने इंडस्ट्री से प्रपोजल्स आमंत्रित की हैं। आज तक 111 प्रोजेक्ट प्रपोजल्स प्रोसेस हो चुके हैं फंडिंग के लिए एक्सेलरेटेड रिसर्च ऑन 6G इकोसिस्टम के अंतर्गत। दूसरा पॉइंट, हमने लक्ष्य बनाया था कि देश में 100 5G लैब्स अलग अलग संस्थाओं में, शैक्षणिक संस्थाओं में, इंडस्ट्री के साथ हम लगाने के लिए संकल्पित होंगे। इन
100 5G लैब्स जो देश के चारों जोन्स में स्थापित होंगे, इंडस्ट्री के साथ, एकेडेमिया के साथ, शैक्षणिक संस्थाओं के साथ, स्टार्टअप्स के साथ, इनमें से 41 5G लैब्स लग चुकी हैं 100 दिन के अंदर, और कुल मिलाकर आज तक हमारे करीब करीब 81 लैब्स 100 में से लग चुके हैं। तीसरा, हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर 6G, क्लासिकल एंड क्वांटम कम्युनिकेशंस फॉर 6G का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस IIT मद्रास में लग चुका है। एक और MOU टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के बीच में हस्ताक्षर हो चुका है क्वांटम टेक्नोलॉजी के फोकस के आधार पर। टेलीकॉम सिक्योरिटी के लिए भी एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित हो चुका है। नेशनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी गांधीनगर के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर हो चुका है। और पांचवा मुद्दा, टेलीकॉम डेटा को हम लोग लेवरेज करें क्रॉस सेक्टोरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग के लिए, और इसके लिए संगम डिजिटल ट्विन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ एक नया प्रयोग हम लोग ने शुरू किया है। अधोसंरचना की प्लानिंग के लिए एक नई क्रांतिकारक बदलाव इसके आधार पर आएगी, और करीब करीब 150 संस्थाओं के साथ हमारा वार्तालाप शुरू हो चुका है। संगम ट्विन के डेवलपमेंट के लिए आने वाले दिनों में क्रियान्वयन भी हम लोगों की शुरुआत होगी। संक्षिप्त में आपको समझा दूं, वर्चुअल रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए सबसे ऑप्टिमल रूट नेविगेशन सिस्टम अगर आपको बनाना है, मेट्रो के लिए सबसे दुरुस्त रूट क्या होगा अगर वो तय करना होगा, टेलीकॉम कनेक्टिविटी के लिए टावर्स कहां लगनी है वो तय करना होगा, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी के आधार पर संगम डिजिटल ट्विन का इस्तेमाल करके वो रूटिंग सबसे ज्यादा फैसिलिटेटरी कहां होगी, उसके आधार पर, टेक्नोलॉजी के आधार पर वो तय किया जा सकता है। छठवां पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है, हमारा PLI स्कीम। हमारे PLI स्कीम के अंतर्गत वर्तमान में 42 हमारे PLI कंपनीज इसमें भाग ले रहे हैं। करीब करीब 3,718 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। करीब करीब 58,000 करोड़ का उत्पादन हो चुका है टेलीकॉम इक्विपमेंट का, जिसमें से 11,506 करोड़ रुपए का निर्यात भी हो चुका है, और डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के अवसर करीब 22,000 तय हो चुके। हमारा तीसरा खंड है त्वरित सेवा, और इसके अंतर्गत DOT ने एक रीएम्बर्समेंट स्कीम की शुरुआत की है, जिसके तहत स्टार्टअप्स और MSMEs के लिए करीब करीब 50 लाख रुपए तक की रीएम्बर्समेंट स्कीम टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन कॉस्ट के लिए इसकी शुरुआत हो चुकी है। एक कठिनाई हर एक उपभोक्ता को आज सामना करना पड़ रहा है, और वो है स्पैम और फ्रॉड कॉल्स का। सारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स को आदेशित किया गया है कि ऐसे एंटिटीज को ब्लैकलिस्ट किया जाए जो परमिशन के बिना ऐसे कार्रवाई उपभोक्ताओं के साथ कर रहे हों। और पहले 15 दिन सितंबर के माह में करीब 3.5 लाख ऐसे नंबर डिस्कनेक्ट किए गए हैं, 50 एंटिटीज को ब्लैकलिस्ट की गई है, और करीब करीब 3.5 लाख ऐसे हेडर्स SMS में जो गलत तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं उनको हमने ब्लॉक किया है। इसी के साथ साथ करीब करीब
तो साइबर फ्रॉड होती है, उसके अंतर्गत 2,37,000 मोबाइल हैंडसेट्स को ब्लॉक किया गया है जो साइबर क्राइम्स में इन्वॉल्व हुए हैं, और करीब करीब 1 करोड़ गलत मोबाइल कनेक्शन को डिस्कनेक्ट किया गया है संचार साथी पोर्टल के द्वारा। क्वालिटी और सर्विस के स्टैंडर्ड्स को भी हम लोग ने दोबारा रिवाइज किया है। नेटवर्क अवेलेबिलिटी पर, कॉल ड्रॉप रेट पर, पैकेट ड्रॉप रेट पर, और इन सब के नियम को इस आने वाले महीने से और सख्त किया गया है ताकि क्वालिटी और सर्विस हमारे उपभोक्ता को हर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर दे पाए। इसकी मॉनिटरिंग भी TRAI के द्वारा की जाएगी और उस डेटा को भी हर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को दिया जाएगा। इसी के साथ साथ टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट जो पिछले नवंबर दिसंबर में संसद के द्वारा पारित किया गया था, हमने जून के माह में ही इसकी गजेट नोटिफिकेशन करवाई है। 180 दिन की अवधि मिलती है नोटिफिकेशन के द्वारा के बाद सारे सेक्शंस और रूल्स को पूर्ण रूप से प्रोम्युलगेट करने के लिए। टोटल में हमारे 23 सेक्शंस हैं और 35 रूल्स हैं। पिछले 70 दिनों में जब से हमने इसका गजेट नोटिफिकेशन किया है, 5 सेक्शंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और 7 रूल्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आखिरी मुद्दा था स्पेक्ट्रम ऑक्शन, जो जून के माह में 141 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हुआ है, जिसके आधार में 11,340 करोड़ रुपए की राशि भारत सरकार को प्राप्त हुई है। आखिरी खंड सुरक्षा के बारे में है और इसमें हम लोग ने एक डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म का क्रियान्वयन किया है, जहां गृह मंत्रालय हो, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हो, RBI हो, बैंक्स हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, UIDAI हो, 32 स्टेट्स हो, पुलिस की संस्थाएं हो, उन सबको इस एक प्लेटफॉर्म पे लाकर करीब करीब 750 यूजर्स को ऑनबोर्ड किया है कि जो भी सिक्योरिटी थ्रेट हो उसे इस प्लेटफॉर्म के द्वारा ही डील किया जाए। यह दूरसंचार मंत्रालय की ब्रीफ थी। अब इसके बाद डाक विभाग के बारे में चर्चा मैं करना चाहूंगा। 9 मुद्दे हम लोग ने यहां देखे हैं। 100 दिन की अवधि में हमने लक्ष्य निर्धारित किया था कि 5,000 डाक चौपाल देश के कोने कोने में हम लोग आयोजित करेंगे और डाक चौपाल के आधार पर वित्तीय समावेश हर एक व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने की कोशिश डाक विभाग के द्वारा की जाती है, क्योंकि जो हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है 1,65,000 डाक खानों का, वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क शायद सरकार के किसी और तंत्र के पास नहीं। 5,000 डाक चौपाल का लक्ष्य निर्धारित किया गया था 100 दिन की अवधि के लिए, और मुझे खुशी है आपको सूचित करते हुए कि जहां 5,000 डाक चौपाल का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, वहां 15,163 डाक चौपाल आयोजित किए गए हैं, जहां 8.5 लाख नागरिकों तक हमारी पहुंच रही है और उनकी सेवा हम लोग कर पाए। इन 8,52,000 नागरिकों के बीच में 44% हमारी महिलाएं रही हैं, जिसके आधार पर
सारी सरकार की योजनाओं उनको उपलब्ध कराने की हमारी कोशिश रही है। एक नई विचारधारा की शुरुआत भी डाक विभाग के द्वारा की गई, डाक निर्यात केंद्र की। तो प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा है ODOP की, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। उस एक जिले के लोगों को अपने उत्पादन को राष्ट्र भर में और विश्व भर में भेजने की कोशिश डाक निर्यात केंद्र से जरूर हो पाए, ये हमारी आशा और अभिलाषा थी। 3,000 निर्यातकारियों को अपलोड करने का, ऑनबोर्ड करने का हमारा लक्ष्य था 100 दिन में, और उसके बदले में 3,400 निर्यातकारियों को हम लोगों ने ऑनबोर्ड कर लिया है। पिछले 3 महीनों में करीब करीब 1 लाख शिपमेंट्स हैंडल किए गए हैं और पोस्टेज करीब 8.5 करोड़ रुपए की अर्निंग हुई है और करीब करीब निर्यात का 23 करोड़ रुपए का बिजनेस हो चुका है। इसी के साथ जियो एड्रेस कोडिंग सिस्टम का एक क्रांतिकारी कदम उठाने का संकल्प डाक विभाग के द्वारा लिया गया था। यह आपको मैं समझा पाऊं कि सामान्य तौर पर व्यक्ति का जो पता है जो एंटर किया जाता है हर एक ट्रांजैक्शन में, वो पता का फॉर्मेट बदलता रहता है। कॉमा कहीं और आता है, पिन कोड कई लोग 2 नंबर में ही लिखते हैं, कई लोग 110011 पूरा लिखते हैं, और ये अलग तरीके के फॉर्मेट्स एड्रेस के पूरे देश में हर एक नागरिक के फैले जाते हैं। इन सभी को सिस्टमैटिक तरीके से एक फॉर्मेट में डालना और जियो कोडिंग देना कि उस जियो पिन के साथ एग्जैक्ट लोकेशन, फ्लैट नंबर है तो इमारत का फ्लैट नंबर भी जियो कोडेड पिन के द्वारा दिया जाना। तो जो क्रांति आई थी 60 साल पहले जब पहली बार पिन कोड आई थी, अब जियो कोडिंग के आधार पर एक नई क्रांति देश के अंदर हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य था कि 10 गांव में और 1 शहर में इसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट की शुरुआत हम लोग करें, और मुझे खुशी है आपको कहते हुए कि केवल 10 गांव और 1 शहर में केवल नहीं, लेकिन इसका बीटा वर्जन डिजिपिन का हमने 19 जुलाई को शुरुआत की है एक MOU नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के साथ मिलकर, और एक नॉलेज सपोर्ट पार्टनरशिप नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर और इसरो के साथ भी हम लोग ने संयुक्त रूप से किया है प्रिसाइज मैपिंग और एड्रेसिंग सॉल्यूशंस के लिए। जैसे दूरसंचार की एक्ट की मैंने बात की, वैसे ही पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 का जो नवंबर में संसद से पारित हुआ था, इसको भी हमने जून के माह में नोटिफाई किया है, और सारे के सारे 19 रूल्स और 180 रेगुलेशन एक ही पैकेट में करके हमने डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड जस्टिस को संयुक्त रूप से मिलाकर भेज दिया है। और जैसे ही वो वेटिंग हो जाएगा, सारे के सारे 19 रूल्स और 180 रेगुलेशन को हम नोटिफाई एक साथ हम लोग कर लेंगे दिसंबर के पहले। भारत और अफ्रीका के पोस्टल लीडर्स मीटिंग में जहां 50 हेड आए थे 22 अफ्रीकन कंट्रीज से, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के आधार पर यहां भी ट्रायंगुलर कोऑपरेशन इनिशिएटिव के आधार पर कॉन्फ्रेंस में हस्ताक्षर किया गया। और इसी के साथ साथ एक नई प्रक्रिया भी हमने शुरू की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना को जो 1500 रुपए हर माह हर बहन, हर महिला के खाते में पहुंचाया जाता है, वहां IBPP
इंडिया पोस्टल पेमेंट्स बैंक के द्वारा करीब करीब 450 करोड़ रुपए की राशि 15.5 लाख लाभार्थियों के खातों में हमारे डाक विभाग के द्वारा पहुंचाया गया है। ये 7 पॉइंट्स हमारे डाक विभाग के थे। अब मैं उत्तर पूर्वी मंत्रालय की चर्चा करना चाहूंगा। पूर्वोत्तर में प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य था कि पूर्वोत्तर जो भारत का आखिरी पड़ाव के रूप में देखा जाता था, वो भारत के पहले पड़ाव के रूप में देखा जाए। अब भारत के आर्थिक प्रगति का ग्रोथ इंजन हमारा उत्तर पूर्वी क्षेत्र बन पाए। इसी लक्ष्य की पूर्ति करते हुए पिछले 10 सालों में 5 लाख करोड़ रुपए की राशि 54 मंत्रालयों के द्वारा उत्तर पूर्वी राज्यों में खर्च की गई है। डोनर मंत्रालय में करीब करीब 152% की बढ़ोतरी बजट के आवंटन में हो चुकी है। 2332 करोड़ से 5892 करोड़ तक। और भारत सरकार के 54 मंत्रालय, जहां 2014 में 24,819 करोड़ रुपए 10% जीबीएस के आधार पर खर्च करते थे उत्तर पूर्वी राज्य में, पिछले वर्ष मतलब फिस्कल 2023-24 में 1,02,000 करोड़ रुपए की राशि का निवेश उत्तर पूर्वी के 8 राज्यों में हो चुका है। मतलब करीब करीब 4 गुना से भी ज्यादा बढ़ोतरी पिछले 10 वर्षों में। सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो रेलवेज के क्षेत्र में, जहां 2014 में की राशि के तुलनात्मक दृष्टिकोण से 384% बढ़ोतरी हुई है। 9,970 करोड़ रुपए का निवेश प्रतिवर्ष आज किया जाता है उत्तर पूर्वी राज्यों में, जहां 67 किलोमीटर की रेल लाइन की कमिश्निंग होती थी प्रतिवर्ष उत्तर पूर्वी राज्यों में, आज 3 गुना ज्यादा 100। जी फोन पे बात कर रहा हूं, कॉल ड्रॉप हो जाए तो वो एक फील्ड हो सकती है जिस पर टीएसपी की परफॉर्मेंस हम लोग देखें। दूसरा होता है पैकेट ड्रॉप रेट भी, कि जो चर्चा आप और हम कर रहे हैं, आप कैसे हो, अगर आपको आ जाए और हो आ जाए पर कैसे ड्रॉप हो जाए, तो हम लोग केवल अब कॉल ड्रॉप रेट नहीं मॉनिटर कर रहे हैं, हम लोग कॉल के पैकेट के ड्रॉप रेट भी मॉनिटर कर रहे हैं। तो हम लोग बहुत ग्रैन्युलर जा रहे हैं, और अगर ग्रैन्युलर आप जा रहे हैं तो हर एक टावर की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। दूसरी बात, जनरली एक एवरेज लिया जाता था। उदाहरण के तौर पर अगर हम सब टावर्स हैं इस कमरे में, तो इस टावर्स की एवरेज कम से कम X% होनी चाहिए। तो मतलब अगर आपकी एवरेज 10 से भी कम हो और इनकी एवरेज 100, अगर सभी के ले लेंगे तो अगर 50 से करीब आ गया तो आप पास हो गए। इसमें स्टैंडर्ड डिविएशन के आधार पर देखोगे तो कई टावर्स उसके नॉर्म के नीचे होंगे और कई टावर्स उस नॉर्म के ऊपर होंगे, पर अगर न्यूनतम पे आप पास हो जाओगे तो आप पास हो गए। तो अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम इस कलेक्टिव टावर्स की एवरेज ना लें, लेकिन हर एक टावर की एवरेज लें, ताकि उस बेस को हम बढ़ा पाए। तो ये बड़ी सोच समझ के आधार पर ये नए नियम हम लोग ने तय किए, और इसके लिए समय भी देना होगा टीएसपीज को, अपने सिस्टम को भी उसी तरह मॉनिटर करने की क्षमता बनाने के लिए। तो इसलिए जैसे मैंने कहा, इन चारों
पैरामीटर्स पर पहले 2 किश्तों में हम क्वार्टरली मॉनिटरिंग सिस्टम करेंगे और उसके बाद मंथली मॉनिटरिंग सिस्टम करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो अभी पैरामीटर है, उदाहरण के तौर पर अगर कॉल ड्रॉप रेट हम कहें लेस देन 2% होना चाहिए, तो वर्तमान में लेस देन 2% है, पर नेक्स्ट क्वार्टर उसको थोड़ा टाइट किया जाएगा, उसके बाद अगले वर्ष उसे और टाइट किया जाएगा, और हमारा लक्ष्य है कि लेस देन 1.5 या लेस देन 1 तक हम लोग उसे ला पाए। तो एक जो वर्तमान की स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड तक हर टीएसपी आ रहा है कि नहीं, दूसरा उस बार को हम लोग बढ़ाते जाएंगे ताकि वो परफॉर्मेंस भी बढ़ते जाए। तो दोनों तरफ की प्रक्रिया इस न्यू नॉर्म्स में है। 75 नहीं, 77 भी पूछ रहे थे बेचारे। हाँ सर नमस्कार। देखिए, मैंने आपको याद किया। हाँ, मेरे रिलेटेड जो है पोस्टल डिपार्टमेंट से अरे है। अपना परिचय तो दो भैया। मेरा नाम एमके खान, मैं से तो मैं प्रकाश भारती और उर्दू डेली से हूँ। हाँ? एमके खान। कहाँ से? एमके खान, मैं उर्दू डेली एंड प्रकाश भारती। सर मेरा रिलेटेड पोस्टल डिपार्टमेंट से है कि पार्सल डिपार्टमेंट की स्थिति बहुत क्यों गिर रही है, कितना डेवलप हुआ है, नंबर 1, और पोस्टल डिपार्टमेंट का रेवेन्यू कितना बढ़ा है, जरा मैं जानना चाहता हूँ। वर्तमान में हमारे 5 वर्टिकल्स हैं और वर्तमान में हमारा विभाग ही इस पूरे बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग पे और नया बिजनेस प्लान बनाने में हम लोग पूर्ण रूप से लगे हुए हैं। हमारी कोशिश है कि वर्तमान में हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट की रेवेन्यू करीब 12,000 करोड़ की है, 5 वर्टिकल्स को लेकर, और हमारे एक वर्टिकल और 4 हॉरिजॉन्टल्स। आपके वर्टिकल जैसे आपका मेल हो, आपका पार्सल हो, आपका पीएलआई हो, और आपके हॉरिजॉन्टल्स होंगे आपके एडमिन, अकाउंटिंग, एचआर, आईटी, ये सब आपके हॉरिजॉन्टल्स। तो मैंने एक मल्टीप्लेक्सिंग किया है वर्टिकल के बीच में और हॉरिजॉन्टल के बीच में, ताकि मिलकर हर एक वर्टिकल की स्ट्रैटेजी हम बना पाए। उस वर्टिकल के अंतर्गत कितने अपॉर्चुनिटीज हैं, किस अपॉर्चुनिटी में वो वर्टिकल को पूर्ण रूप से अपनी पैठ बनानी है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में वो वर्टिकल कहां जा रहा है, भारत में हमारा क्या अनुमान है वो वर्टिकल कहां जाएगा, और अभी से हम लोगों का 6 महीने का टारगेट, 1 साल का टारगेट और 3 साल का टारगेट। तो आज ये WIP है, वर्क इन प्रोग्रेस है, पर हमारी कोशिश होगी कि अगले 2-3 महीने के अंदर हमारा पूरा बिजनेस प्लान तय होगा, ताकि हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट को, जो मैंने सदैव कहा था, जब 2007 में पहली बार मुझे मौका मिला था इस विभाग में राज्य मंत्री के रूप में, हाँ, डाक सेवा जन सेवा, इसलिए मैं कहता हूं कि जो इस विभाग की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है किसी और के पास नहीं है, और हम केवल व्यवसाय नहीं करते, हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक भावना पहुंचाते हैं, और भावना की कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। तो ये सेवा ये विभाग करता है, और आज हमारी कोशिश है कि हर एक वर्टिकल को हम लोग नेट पॉजिटिव हम लोग बनाएं, और उसी पर हम लोग आज कार्य कर रहे हैं। और अगले 2-3 महीने में हमारा बिजनेस प्लान पूर्ण रूप से तैयार हो जाएगा, फिर उसकी क्रियान्वयन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अभी एक टीम हमने विदेश भी भेजी थी, बाकी देशों में क्या वृद्धि हो रही है, क्या नए टेक्नोलॉजी चेंजेस आ रही हैं, कैसे AI और रूट ऑप्टिमाइजेशन का इस्तेमाल हो रहा है, और किस तरीके से धीरे धीरे करके एक लॉजिस्टिक्स कंपनी, एक लॉजिस्टिक्स सेवा के रूप में भी हमारे डाक से विभाग को हमें परिवर्तित करना है। तो इस सब पे काम किया जा रहा है। आधुनिकरण हमारे पूर्ण विभाग के, कोर हमारा वही रहना चाहिए, पर कोर के अलावा हम लोगों की जो सेवा और नई सर्विसेज और नई रेवेन्यू मॉडल्स हैं उस पर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। थैंक यू खान साहब। 45 35
Thank you. This is Pankaj Doval from Times of India. So just wanted to understand that how do you look at the financial health of the sector, especially in view of the recent ruling of the Supreme Court, wherein, Vodafone Idea has been very badly hit. Do you think there's a need to provide further support to the industry, like in terms of a moratorium? Are you looking into this matter as well right now? So the judgment of the Honorable Supreme Court has just come out. It's been a couple of days. At this point of time, whatever the Supreme Court has ordained, according to that, the process has to be executed. We are still going through the process of examining that and seeing what the repercussions of that is going to be. But let me say this, that our telecom sector is an extremely robust sector, a sector where we have 4 players. There are very few countries in the world that have 4 players within the telecom sector in their country alone. India is one of those. And I look at a very strong telecom sector also moving forward, which is why you have seen the fastest rollout of 5G in India. Close to about 4.26 lakh crores worth of capital investment has occurred over the last 2 years in the telecom sector. You have at the same time seen economies of scale also take place. So I look at a very strong telecom sector, and I would certainly hope that BSNL also has a very strong role to play in that process. So let me this question had come to me a little earlier. Generally it's one question per person, but you've taken the liberty. So I'd like to make all of you understand in a rudimentary a manner as we can, that telecom technology moves both incrementally and monumentally. Now, what do I mean by that? But because that's a tautology in itself. Every even number of technology move in telecom is a paradigm shift. And every odd number of movement in technology is an incremental move. So, for example, the move from 2G to 3G was an incremental move. But the move from 2G, 3G to 4G is a monumental move, right? Because you're seeing both the size of the pipe increase, you're seeing low latency, you're seeing easier access, and similarly, the towers that we are putting up of 4G for BSNL today, of which I said 1 lakh is our target by the mid of next year. Close to 35 to 36,000 towers have already been installed. The movement or the transition from a 4G tower to a 5G tower is not going to be a monumental move. It's an incremental move. Now, what do I mean by that? All you have to do is add, pretty much, you use the same core. But as far as the RAN is concerned and the BTS is concerned, you just need to add an additional BTS onto that tower. And that tower then becomes, instead of a 4G tower, it becomes a 5G tower, right? So for us, what is important is to make sure that we don't put the cart before the horse. And what do I mean by that? You must ensure that your 4G cores, north, south, east and west, are functioning flawlessly. You must make sure that your RANs are up, your BTSs are up, your 1 lakh BTSs are up. You must make sure that the SI, the system integrator, in this case TCS, makes the movement on the backhaul and to the customer seamless between the RANs and the core. And once that is done, then the transition from a 4G system, which is flawless, to a 5G is only incremental. 275. Hello, Minister. Hello, Minister. Thank you for doing this. This is Rishabh from Times Now. So my question is related to donor. I do understand that there's a lot of overlapping among ministries when it comes to Northeast. But if I may ask, given the situation in Northeast,
be it in Manipur or in a neighboring country, that is Bangladesh, how much of your developmental projects have been affected, and has there been any roadblocks because of the disturbance in Manipur or the situation in Bangladesh? So let me just say this, that I have announced in the 100-day plan a venture capital fund that we have launched, particularly for Manipur, right? And I also told you that the first 2 investments, seed investments, have gone in. So entrepreneurism is right. Entrepreneurism is working at the grassroots level. And it's the Prime Minister's imperative to make sure that, as I mentioned, that the Northeast becomes the gateway to India, as opposed to becoming the last vantage point of India. And that change has come due to the revolutionary change of both outlook towards the Northeast and capital investment in the Northeast. I just mentioned to you that I am doing the Ashtalakshmi Cultural Summit in Delhi, Bharat Mandapam, on the 6th and 8th of December, to which all of you are invited. We are doing Northeast States Investment Summit, hopefully by the end of Q4 of this year, which means sometime in March of 2025, for which we are today conducting road shows. In fact, on the 26th, I'm doing the road show in Chennai, Bangalore, and we're doing road shows across all the centers in India for this investment summit. There's a great degree of interest and a great degree of desire to invest in the Northeast. The infrastructure today is up and running. I've just mentioned to you 81,000 crores worth of railway projects in the pipeline. Rangpur to Sivok is close to a 4,316 crore project. You're building the highest altitude tunnels and bridges in the world in that project. Jirbound to Imphal is a 12,000 crore project. We built the Bogeybill Bridge. We built the Bhupin Hazarika Bridge. So things that have never happened before are happening in the Northeast today under the Prime Minister's imperative. 127. Last 2. Yes. After that, these last 2 questions. Hi, sir. This is Sumit Chaturvedi from ET Now. I would like to ask you on the tariffs, which have increased a bit in the last few weeks. How do you see the affordability going a little tougher for as far as the tariffs are concerned? What's your name again? Sumit Chaturvedi. Sumit, thanks for your question. So I'm glad you added that word, quote unquote, a bit at the end of your question, because in fact it is a bit. As I mentioned to you that in my opening statement, that if you look at voice, tariff in India has gone from 51 paise to 3 paise, right? It's been a 95% drop. 1 GB of internet bandwidth has gone from $297 to $8.74 over 10 years, right? That's a 97% drop. On the other hand, moving from 3G to 4G and 4G to 5G, telcos have undertaken a capex of over 4.26 lakh crores just only over the last 2 fiscals. Okay, so as you would understand, because you represent ET, and I would think that you would understand how economics works. If you put in more investment, then there has to be a return. And so if you've got an 11% rise in tariffs, what does that mean? That as opposed to paying 3 paise, we are now paying 3.3 paise, as opposed to paying 51 paise 10 years ago. As opposed to paying 8.74 rupees for 1 GB, we're now going to pay 9.55 rupees, as opposed to 297 rupees 10 years ago. Now tell me, is that a bad deal? 39th. Sir, I am Prasoon from PTI. Sir, as you mentioned, the capex cost is there, but if you look at the books of telecom operators, they are posting profit in multiple folds. It is 2.5, or it's in not in terms of percentage, it is in folds, which they have accounted in their books
the finance cost of equipment and everything. And if you see July numbers of subscribers, around 30 lakh subscribers have left their network and moved to network of the BSNL. So there is a problem, and especially in case of entry free for lower rungs of the people. So let me give you a little bit of thank you for that question, because it only helps Question me. is yet to come, sir. This is just so that's not the question. text. All right. I thought there were multiple questions in that statement then. The entry tariff has doubled in last 3 years. From 99, it has now become to rupees 199. Now in this scenario, when you launch BSNL's 4G, is there any plan of government to increase BSNL tariff as well for 4G? And if you don't increase BSNL's tariff, then what would be its path to profitability? So first of all, I am not the Minister of BSNL. I am the Minister of Telecom, right? So BSNL's corporate policy will be decided by BSNL, not by the Minister of Telecom. So I think it's important that we first understand that. That's the responsibility of the CMD of BSNL. That's not the responsibility of the Secretary Telecom nor the Minister of Telecom. BSNL has to decide its own strategy. I do not believe in putting my finger in every pie. If you intend for me to do that, then we might as well not have a CMD of BSNL. Okay, so first things first, that strategy is going to be decided by BSNL. What it chooses to do, launching of 4G, improving its costs, garnering customers through MNP, mobile number portability, as you mentioned, 30 lakh, it's actually 29 lakhs to be exact, but you're almost there. The key issue is also how it intends to retain its customers. But all of that is in the domain of BSNL and its board. All that we can do as the Telecom Ministry is advise, be there, strengthen them, and we are more than happy to ensure that we conduct our fiduciary responsibility as the largest shareholder of BSNL. That's where I draw the line. I do come from a corporate background, so therefore I understand corporate governance. And it's important not to overstep yourself when you know about corporate governance. Okay, the last question. The last question. Mr. Chindia, my name is Deepak Diwan, and I've been covering the Northeast region for years. My question, or rather I want to draw your attention, see whatever has happened in Manipur, we are all aware. The Kuki tribal, they have no access to valley. Whatever route, the access they have, they are landlocked. The only route they have is to go via Aizawl. From Churachan to Aizawl. I happened to travel about 20 days ago. The mere 333 kilometer road, I mean, one should not call it a road. It took more than 24 hours. And imagine the entire population of More, Churachandpur, they have only access to the Aizawl airport. And imagine how patients must be traveling there. Mr. Chanchal Kumar would know. There have been demand for years to construct road. Now, especially after this ethnic divide, people are stuck. They are landlocked. They have nothing. You have only 2 helicopter services twice in a week, to Monday and Friday. Today's flight was also cancelled for your information. So imagine the plight of the people. So I want to know, is the donor ministry looking at that road? If yes, then when will you start constructing it, or what is the project? So thank you very much. I think that's a suggestion for action, and we will certainly take that up. But as you know, we will work with the state government, but that demand has to come from the state government. You brought that up with me. I will certainly put that up as a suggestion for action to the state government, and if they require that road to be built, we would be more than happy to participate. Thank you very much. Thank you. 117 करोड़ मोबाइल के कनेक्शन बन चुके। भारत एक अग्रसर टेलीकॉम मार्केट के रूप में विश्व पटल पर उभर चुका है, और उसी के साथ साथ